अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो जैसा आपको पता है कि हमने अभी तक एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा है, उससे पहले हमने टॉर्क को पढ़ा है। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसको निकालने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम ऐसी रिलेशन क्यों निकालना चाहते हैं। क्या हमें कोई क्लू मिल रहा है, क्या हमें कोई चीज मोटिवेट कर रहा है कि आप ये रिलेशन निकालिए, या ये हमें मोटिवेट कर रहा है कि यमन दोनों दरमियान कैसी रिलेशन आ सही बात। तो उसके लिए हम पीछे जाते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपने देखा कि जो फोर्स होता है, अगर फोर्स को निकालना होता है और फोर्स का जो काम होता है ये क्या करता है वो आपने सब पढ़ा है। अगर मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ की बात याद दिला दूं तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि जो फोर्स होता है ये होता है dp बाय dt, यानी कि एक बॉडी का मोमेंटम कितनी तेजी के साथ चेंज होगा। Rate of change of linear momentum of a body with respect to time will you give the force। वो आपको बता देगा कि इस बॉडी पे कितना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पड़ा है। तो इसका मतलब इस रिलेशन से मुझे पता चला कि जो फोर्स है ये मोमेंटम को चेंज करेगा। ये किसको चेंज करेगा? मोमेंटम को। जैसा मैंने न्यूटन सेकंड लॉ में बोला है आपको कि फोर्स का काम होता है मोमेंटम को चेंज करना। अब अगर ये निकालना है कि फोर्स कोता प्योमुत तम खतर चीज काड़न वुचन अगर मोमेंटम गो चेंज ये कोता तेज गो चेंज, टाइम के मुताबिक ये मोमेंटम कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है, दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड, कोता फोर्स पे। तो यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ क्लियर कट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम यानी कि युस न्यूटन सेकंड लॉ छु तम तल तरसी का फिक्रे येल ति मोमेंटम आसी चेंज गसन तमे मतलब गो तते फोर्स प्रमुख, यानी कि फोर्सेस तो लीनियर मोमेंटम दरमियान छ रिलेशन। न्यूटन सेकंड लॉ यही बोल रहा है। अगर आपको बोलेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने न्यूटन सेकंड लॉ को लिखना है, बिकॉज इट इज अ क्लियर कट रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स। अब मैं एक काम करता हूं, अब हमें पता है कि अगर मोमेंटम को चेंज तो तेल इस बॉडी पे क्या पेमुत फोर्स। अगर मैं इस फोर्स का रोटेशनल एनालॉग लूं, यानी कि मैं मोमेंट ऑफ फोर्स लूं, मैं फोर्स को नहीं लेता हूं बनियो फोर्स रोटेशनल इफेक्ट, व्हाट इज दैट कॉल्ड? टॉर्क। तो ये भी फोर्स का ही है, मतलब कि ये टॉर्क क्या होता है? ये फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होता है। तो अगर आपने फोर्स को चेंज किया किसमें? टॉर्क में, तो मुझे बताइए क्या लीनियर मोमेंटम चेंज होगा? बिल्कुल, इसका भी रोटेशनल इफेक्ट होता है। व्हाट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम कॉल्ड एज? दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। If there is the change in the momentum, it suggests us that the force is acting on the body। तो मुझे लग रहा है कि अगर मोमेंटम और फोर्स के बीच में रिलेशन है, तो इस रिलेशन से अगर मैं फोर्स का रोटेशनल एनालॉग लूं तो टॉर्क आ जाएगा, और मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग लूं तो वो लीनियर एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो इसका मतलब ये कि इस रिलेशन से साफ साफ ये पता चल रहा है कि देयर मस्ट बी या देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्या हमें कोई चीज या कोई क्लू मिल रहा है या कोई हिंट मिल रही है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि when there is a relation between linear momentum and force, then there must be a relation between their moments। I mean to say then there should be a relation between angular momentum and torque। तो आज हम यही निकालेंगे कि what is the relation between टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होनी चाहिए। तो अब वो किसके बराबर है, वो क्या होगी वो रिलेशन, वो हम आज निकालेंगे। तो टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम तो वो निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि
हमने टाउ और एल के बीच में रिलेशन निकालनी है। तो आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ बोल रहा है कि F इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास लीनियर मोमेंटम होगा, आपने उसको चेंज करना है। जब आप उसको चेंज करेंगे वो टाइम के मुताबिक चेंज होगा। फिर ये देखिए ये कितनी तेजी के साथ चेंज हुआ। मतलब कि आप एक क्वांटिटी निकालिए, कौन सी क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट विल गिव यू द फोर्स। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल जाएंगे। हम यहां मोमेंटम लिया था तो यहां क्या लेंगे, एंगुलर मोमेंटम। उस एंगुलर मोमेंटम को क्या करेंगे, चेंज, यानी कि जब उसकी चेंज निकालेंगे तो उसकी रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर अगर ये थे लीनियर मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज, ये छाड़ो इस एंगुलर मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज, हम देखेंगे कि हम किस नतीजे पे पहुंच जाएंगे। कहीं वो रिलेशन तो नहीं निकलेगी, तो वो चीज देख लेंगे कि हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो स्टार्ट इससे कर रहे हैं। ये हमें क्लू मिल रहा है कि आप किससे स्टार्ट करिए। हमें पता है कि फोर्स तब तक नहीं मिलेगा आपको जब तक आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ना होगा। तो हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे किसके बराबर होता है, तो फिर उसका रेट ऑफ चेंज देखेंगे। कहीं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला स्टॉक, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे फोर्स न्यारन चीज बाय डिफॉल्ट फिक्र तरन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टार्क एज दिन बर्थ। समझ में आया? तो ये चीज लेंगे। तो हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, तो बताइए एल वेक्टर किसके बराबर होता है। तो आपको मैंने ये कल पढ़ाया है, इसकी रिलेशन निकाली हमने। तो इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट between position vector or the arm of couple or perpendicular distance and the लीनियर मोमेंटम। आर क्रॉस पी वेक्टर आपको एंगुलर मोमेंटम देगा। आपने की चलो सर ये तो पता है, मगर यहां पर क्या है, ये क्या चेस, ये चेस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर रेट ऑफ चेंज मतलब वो डिफरेंशिएशन मोमेंटम, तो हमें यहां पर एंगुलर मोमेंटम है, तो हम क्या करेंगे, इसी के मुताबिक चलेंगे। तो हम यहां पर हमें मोमेंटम दिया गया था, हमने उसकी डिफरेंशिएशन कही तो हमें फोर्स निकलेगा। हमें फोर्स निकला तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, एंगुलर मोमेंटम। हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आया क्यों डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि क्लू यहां से मिल रहा है आपको। हम देखेंगे कि इसकी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगी। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के मुताबिक इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहां पर भी लीनियर मोमेंटम की डिफरेंशिएशन टाइम के मुताबिक हो रही है, तो वो फोर्स को देता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम करो इस डिफरेंशिएशन यमादी टाकस बर्थ, तो देख लेंगे। तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन है, इधर थप्पड़ मारोगे तो इधर भी मारना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा डी बाय डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। वो किसके बराबर होगा, डी बाई डी टी ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। सही बात। तो इसका मतलब कि इसकी डिफरेंशिएशन यहां पर करनी है। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, योर्थ हॉर्कर में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कैसे करूं डिफरेंशिएशन, तो वो मैंने बता दिया कि क्लू मुझे कहां से मिला कि इसकी रिलेशन कहां से निकल सकती है। हमें नहीं पता कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी, हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्या निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वो चीज देख लेंगे। तो हमने स्ट्रेटजी यहां से ले ली। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी एल वेक्टर बाई डी टी। व्हाट इज दैट कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट विल इट यील्ड, ये हमें क्या देगा, वो यहां पर है। तो देखिए यहां पर आपको पता है प्रोडक्ट रूल चलेगा डिफरेंशिएशन का, क्योंकि ये दो क्वांटिटीज चाहे पोजीशन वेक्टर हो चाहे लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो, दोनों टाइम के मुताबिक वेरी हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहां पर इनका प्रोडक्ट चल रहा है, तो टाइम पे डिपेंड करते हैं, तो टाइम के मुताबिक चेंज होंगे। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर प्रोडक्ट रूल चलेगा। तो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में आपको पता होगा यू वी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू, डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट है। तो यहां पर क्या करेंगे, आर वेक्टर को बाहर निकालेंगे, यानी कि प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। आर वेक्टर, मगर इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर को बाहर निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, अब डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, पी की। यू को बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ पी, प्रोडक्ट रूल। तो
डिफरेंशिएशन ऑफ पी। ये समझ में आया कि बीच में यहां पर क्रॉस क्यों है, वहां नहीं था क्योंकि इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ही हो रहा है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट ही होगा। समझ में आया, बहुत अच्छा। तो आर को नेवर पीएस का डिफरेंशिएशन प्लस पी कर हो नेवर कुछ एंगुलर लीनियर मोमेंटम कर हो नेवर डिफरेंशिएशन कमिस गैस आर एस, मगर इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी। समझ में आया? यानी कि मैंने यहां पर कौन सा रूल यूज किया, प्रोडक्ट रूल। मैंने प्रोडक्ट रूल को यहां पर उपयोग में लाया, यानी कि आर क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ पी प्लस पी को इधर लाया क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ आर। प्रोडक्ट रूल यही बोलता है, यूवी रूल। तो यहां से आपको क्या निकलेगा, डी एल वेक्टर बाई डी टी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आर वेक्टर तो आर वेक्टर ही लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट व्हाट इज डीपी बाई डी टी। अरे यहां देखो डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इट न्यूटन सेकंड लॉ। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है आपको, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द फोर्स। तो डीपी बाई डी टी इज द फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? क्योंकि हमें ये तो पहले से ही पता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द फोर्स। समझ में आया? तो बहुत अच्छा हो गया ये वाला चीज। तो प्लस यहां आ जाएगा पी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन की डिफरेंशिएशन टाइम के मुताबिक व्हाट विल इट यील्ड, इट विल यील्ड द वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द, इट विल गिव यू द वेलोसिटी। समझ में आया? तो ये चीज याद रखिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहां से हमें डी एल वेक्टर बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा, ये चीज तो आप जानते हैं क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है टॉर्क। व्हाट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स कॉल्ड एज टॉर्क। तो आर क्रॉस एफ क्या देता है, ये देता है टॉर्क। तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक एक्शन वेक्टर निकलता है या सीडो वेक्टर निकलता है, तो यहां से टॉर्क मिला। प्लस पी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, सर ये मुझे नहीं पता कि मोमेंटम को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेलोसिटी के साथ व्हाट विल इट गिव, मगर थोड़ा बहुत इसको एनालाइज करेंगे, ये देखेंगे कि ये क्या चीज है एक्चुअली। आपको पता है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही बात, बहुत अच्छा। तो मोमेंटम किसके बराबर होता है, यहां पर मुझे बताइए पहले। तो मोमेंटम जो होता है ये होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। ये मोमेंटम जो है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी थी, इसको वेक्टर क्वांटिटी कौन बनाती है, वेलोसिटी। तो जिधर की तरफ एक बॉडी मूव हो रही है, जिधर की तरफ एक बॉडी को वेलोसिटी है, उधर ही की तरफ उसका मोमेंटम भी होता। याद रखना मेरी बात, मैंने बोला था आपको पहले भी कि ये बॉडी युकन वेलोसिटी आसे तमिचास तुकने लीनियर मोमेंटम। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो उसका लीनियर मोमेंटम भी डायरेक्ट किधर की तरफ करेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्योंकि इट इज द वेलोसिटी व्हिच मेक्स द मोमेंटम अ वेक्टर क्वांटिटी एंड युकन में वेलोसिटी वेक्टर है तो कोई छास मोमेंटम वेक्टर। तो यहां देखिएगा, यहां क्या है मोमेंटम वेक्टर, यहां क्या है वेलोसिटी वेक्टर। हमें नहीं पता कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, मगर इतना पता है कि युकन मोमेंटम वेक्टर छू तो कोई वेलोसिटी वेक्टर थे। अरे गेटिंग मी? ठीक है, युकन वेलोसिटी छासन तो कोई क्या छासन मोमेंटम। तो इसका मतलब ये है कि उस मोमेंटम वेक्टर तो वेलोसिटी वेक्टर छो यम छ पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है जी, यम दोनों छ एक सी डायरेक्शन में डायरेक्ट करन। तेल वंतो में तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स क्या निकलता है, जीरो निकलता है। याद है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअली ये जीरो वेक्टर होता है। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर देगा, नल वेक्टर यहां पर मिलेगा अगर वो पैरेलल होंगे। आगे घड़ी में आप बोलेंगे सर ये कैसे, जल्दी जल्दी मैं बोलता हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, बताए वो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी का। ए बी साइन ऑफ थीटा, ए इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, इसका भी हो गया 1, ए बी साइन ऑफ थीटा। इनके बीच में थीटा क्या है, आई कैप भी इधर की तरफ और आई कैप भी इधर की तरफ, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0। तो साइन 0 0 होता है, तो दैट इज व्हाई ये 0 बन गया। तो इसका मतलब है कि ये साथी में वेक्टर्स आसन एक्सी डायरेक्शन में अगर भी तिमन क्रॉस प्रोडक्ट कर मैं मेले नल वेक्टर यानी कि वो 0 के बराबर होता है। तो मुझे यहां पर बताइए पी वेक्टर किधर की तरफ, सपोज इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस।
या पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वी वेक्टर किधर की तरफ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जिधर की तरफ मोमेंटम होता है उधर ही की तरफ वेलोसिटी होती है, और जिधर की तरफ वेलोसिटी होती है उधर ही की तरफ मोमेंटम होता है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स तो नहीं है बिल्कुल। तो मुझे बताइए अब, अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो ये 0 के बराबर होगा। Are you getting me? No doubt it is a zero null vector. It is a vector, zero vector. तो बट मैग्नीट्यूड तो 0 है, तो यहां पर आप 0 वेक्टर लिख सकते हैं। और टू बी अ मोर रैशनल, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 वेक्टर के साथ इसको ऐड करेंगे तो ये आपको क्या देगा? ये आपको टॉर्क ही देगा। तो यहां से मुझे पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द टॉर्क। जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निकलना चाहिए, वही एंड में निकला। मगर ये इसलिए निकला क्योंकि हम पहले सही जा रहे थे, क्योंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था। तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द फोर्स। यही बोलता है ना न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है मैकेनिक्स में बोलता है कि कितनी तेजी के साथ मोमेंटम चेंज हो जाएगा वो आपको फोर्स देगा। और फोर्स किधर की तरफ लगता है, और ये फोर्स उधर ही की तरफ लगेगा जिधर की तरफ मोमेंटम चेंज होगा। जरा यहां पर देखिए, फोर्स के बदले टॉर्क आया तो लीनियर मोमेंटम के बदले एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए, और बराबर ये ही रिलेशन निकली। एंड दिस इज द क्लियर रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। व्हाट इज द रिलेशन? द रिलेशन इज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द टॉर्क। वो आपको टॉर्क देगा। तो इसका मतलब यह है कि फोर्स क्या करता है? मोमेंटम को चेंज करता है। न्यूटन सेकंड लॉ याद करिएगा। तो फोर्स क्या करता है? फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है। और अगर ये निकालना हो कि फोर्स कितना पड़ा है बॉडी पे, तो आप ये देखिए कि मोमेंटम कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब इन ही बातों को यहां पर अप्लाई करते हैं। तो अगर फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। टॉर्क क्या करेगा? एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। तो आज के बाद आप एक और कंसेप्ट याद रखिए, वो ये है कि टॉर्क क्या करता है? टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। तो इसका मतलब कि व्हेन देयर इज टॉर्क, जब एक बॉडी पे टॉर्क लगेगा वो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। अब कोई बोलेगा कि बताइए कितना टॉर्क लगा है, तो आप देखिए, आप उसको बोले कि कितनी तेजी के साथ एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा था। ठीक है, तो दो बातें इससे हम विड्रॉ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि एक बॉडी पे टॉर्क अगर लगेगा तो वो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। और अब कितना टॉर्क लगा ये डिपेंड करता है कि एंगुलर मोमेंटम कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है। तेजी बोला ना मैं, तेजी के साथ। तो तेज वर्ड तभी यूज करते हैं हम जब टाइम रिलेशन होगी। तो यहां पर टाइम के मुताबिक ये वेरी हो रहा है, दैट इज व्हाई मैं वर्ड यूज तेज कर रहा हूं। कितनी तेजी के साथ एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा वो आपको टॉर्क देगा। और टॉर्क तब तक नहीं पड़ेगा एक बॉडी पे। एक बॉडी पे अगर टॉर्क लगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, फिर न कहना खबर न थी। तो टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा, और कितनी तेजी के साथ एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया तो वो आपको देगा कि उस पे कितना टॉर्क लगा है। फटाफट जल्दी हम यहां पर एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स मैं दूंगा आपको। चलो वो न्यूमेरिकल क्या देता हूं मैं आपको बता रहा हूं कि चलो मेरे पास एक फोर्स है। तो एक फोर्स है, चलो वो कितना है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। एक फोर्स है और वो फोर्स वेक्टर किसके बराबर? क्योंकि आपको पता है कि ये जो वेक्टर फोर्स है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं। एक है कंपोनेंटल फॉर्म और दूसरा एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। खत्म बात। मगर मैं इसको कंपोनेंटल फॉर्म में देता हूं, मतलब कि इन कंपोनेंट्स। चलो एक बॉडी पे फोर्स पड़ रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। इतना फोर्स एक बॉडी पे पड़ रहा है, इतने न्यूटन। समझ में आया? तो उस बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है, या उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, चलो उसका जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, वो है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इतने मीटर्स, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो है वो एक वेक्टर होता है फ्रॉम द ऑरिजिन। समझ में आया? तो कुछ इस प्रकार का है। अगर ये
एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो यहां पर फोर्स लग रहा है इतना, जो मैंने यहां पर बता दिया आपको, और इसका पोजीशन वेक्टर है इतना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए ये फोर्स कितना टॉर्क क्रिएट करेगा, क्योंकि टॉर्क को क्रिएट करने के लिए फोर्स लाजमी होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स, इस फोर्स का टॉर्क कितना पड़ेगा अबाउट द ऑरिजिन या रेफरेंस। तो उस रेफरेंस के मुताबिक कितना टॉर्क पड़ेगा। आप बोलेंगे कि सर ये क्या इनिशियल का क्वेश्चन ही, हमें पता है कि फोर्स भी दिया गया है और पोजीशन वेक्टर भी दिया गया है, टॉर्क तो निकाल देंगे। पिछले साल नीट में ही क्वेश्चन आया था, पक्का यही आया था। थोड़ा बहुत यहां पर वैल्यू डिफरेंट थे पर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब कि यहां पर कोई लॉजिक नहीं लगता है उतना, बस सिंपल याद रखना है। क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम टाइम्स आपको जब भी एग्जाम्स होते हैं तो आपको कठिन क्वेश्चंस नहीं देते हैं, उसमें सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो इसको आप करिएगा कि टॉर्क कितना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हमें पता है कि टॉर्क वेक्टर जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। कभी एफ क्रॉस आर लिखोगे तो उसका मतलब है कि आपको नहीं पता कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर विल गिव द टॉर्क वेक्टर। हमने टॉर्क वेक्टर निकाला है, और टॉर्क तब तक नहीं होगा जब तक फोर्स ना होगा, और फोर्स के साथ साथ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होनी चाहिए। समझ में आया? चलो ठीक है। तो टॉर्क वेक्टर, बट आपको मैंने पढ़ाया था वेक्टर्स में कि अगर आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और वो दो वेक्टर्स का कंपोनेंटल फॉर्म में, तो फिर डिटरमिनेंट का सहारा यूज करते हैं, तो फिर डिटरमिनेंट का सहारा लेते हैं। आपने वो सब पढ़ा है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमें आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों किस में दिए गए हैं, कंपोनेंटल फॉर्म में। तो टॉर्क को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटरमिनेंट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दोनों वेक्टर जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और दोनों वेक्टर्स कंपोनेंटल फॉर्म में है। तो आपको वो सब पता है कि डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं। तो इसमें इस डिटरमिनेंट में कितनी रोज होती है, 3 रोज। तो पहली रो में क्या होते हैं, पहली रो में हम यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक था। तो फिर दूसरी रो जो होती है तो उसमें क्या लिखते हैं, उसमें पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हैं। इफ इट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो आर वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं। अगर ये एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता तो फिर आपने एफ वेक्टर के पहले कंपोनेंट्स लिखने होते। याद रखना मेरी बात, फिर ना कहना खबर न थी। तो इसका मतलब कि आपने पहले आर वेक्टर के कंपोनेंट्स लेने हैं। तो बताइए उसका आई कंपोनेंट क्या है, उसका आई कंपोनेंट 1 है। समझ में आया? तो उसका जे कंपोनेंट क्या है, जे कंपोनेंट -1 है, ठीक है। उसका के कंपोनेंट क्या है, उसका के कंपोनेंट 1 है। समझ में आ रहा है आर वेक्टर का। उसके बाद इसकी तीसरी रो इस डिटरमिनेंट की, तो उसमें एफ वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स ले ले। अगर नहीं होंगे तो 0 लेना, ठीक है। तो आई क्या है, आई है 2, तो 2 लेना पड़ेगा। इधर जे का 3, ठीक है, और इधर के का -6। तो अब आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो यहां पर अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, कुछ उतना तगड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको कैसे लिखते हैं। तो आई कैप को उठाइएगा, ठीक है, आई कैप को उठाया, क्योंकि पहले आई कैप को पॉजिटिव लेंगे, फिर जे कैप नेगेटिव लेंगे, फिर के कैप पॉजिटिव लेंगे, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आई कैप उठाया तो ये वाली कॉलम भी ओमिट करेंगे, ये वाली रो भी ओमिट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आई कैप उठाया तो -6 इंटू -1 वो हो गया 6 1 और 6, फिर बाय डिफॉल्ट माइनस आ जाएगा, तो 3 1 और 3। समझ में आया? तो उसके बाद किसको उठाएंगे, आई कैप के बाद जे कैप को, मगर जे कैप नहीं उठाते हैं, माइनस जे कैप उठाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अब ये वाला उठाया तो ये ओमिट हो जाएगा और ये भी ओमिट हो जाएगा, तो 1 6 और 6 मगर -6, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट माइनस आ जाएगा, तो 2 1 और 2। तो याद रखिएगा, मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं कि क्या करना है। उसके बाद जब ये भी किया तो उसके बाद के कंपोनेंट आ जाएगा, आया माइनस जो आया उसके बाद प्लस के आ जाएगा, तो प्लस के आ जाएगा। तो ये वाली रो, ये वाली कॉलम और ये वाली रो ओमिट हो जाएगी, 3 1 और 3। तो 3 बाय डिफॉल्ट माइनस और 2 1 और 2, मगर ये -2 है तो वो +2 बन जाएगा, ठीक है। तो टाउ वेक्टर जो आपको निकलेगा 3 - 6 - 3 हो गया 3 एंड 3 आई कैप।
तो 3i तो -6 -2 -8 माइनस प्लस +8j कैप, ठीक है। तो 3 + 2 5 तो +5k। दिस इज द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स का टॉर्क कितना है? 3i + 8j + 5k, क्योंकि वो भी कंपोनेंटल फॉर्म में निकला। तो अब इसका यूनिट क्या होगा वो तो आपको पता है, R/F न्यूटन मीटर होता है। मगर मैंने आपको बोला कि न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, बट यहां पर इसको जूल नहीं बोलते हैं, क्योंकि जूल यूनिट ऑफ द वर्क है, समझ में आया, या यूनिट ऑफ द एनर्जी है। यहां पर इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, ये एनर्जी के साथ कोई इसका लेना देना नहीं है। दैट इज वाई इसको न्यूटन मीटर ही लिखते हैं, इसको जूल नहीं लिखते हैं। वैसे मैंने आपको वो इससे पहले ही क्लियर कर दिया है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है तो आप वो निकाल पाएंगे। हाँ, आपको पता है कि इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा √3² sum of squares of its components, 3² + 8² + 5²। समझ में आया? तो 3² 9, 8² 64, 5² 25, ठीक है। तो यहां से आपको कितना आ जाएगा? 5 4 9 9 9 18, ठीक है। तो 6 2 8 9 √98। तो अब आप बोलेंगे कि √98 कितना हो गया? तो आपको पता है 10² हो गया 100, तो उसके करीब ही है। तो 9.9 लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूटन मीटर। इतना मैग्नीट्यूड होगा 9.9 न्यूटन मीटर लगभग। मैं यहां पर अप्रोक्सीमेट लिखता हूं, इतना टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा ये फोर्स। समझ में आया? तो यहां पर डिटरमिनेंट का सहारा लेते हैं। तो वो कैसे लेते हैं वो मैंने आपको फिर से रिवाइज किया कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब एक और मैं न्यूमेरिकल देता हूं आपको, तो वो भी करेंगे, उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आप इस को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करें। तो यहां पर मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूं, तो चलो वो प्रॉब्लम मैं आपको पहले बताता हूं। एक पार्टिकल है, सपोज उस पार्टिकल का मास m है। कितना है? मास m। तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज ये x एक्सिस है, क्या है? x एक्सिस, और ये y एक्सिस है। और एक पार्टिकल जो है जिसका मास m है, वो एक स्पीड के साथ, उसकी स्पीड चलो मानते हैं v है। कितनी स्पीड है? v। मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, कितनी स्पीड है? v। मगर वो स्पीड कांस्टेंट स्पीड है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो रही है। वो इस x एक्सिस से कितनी दूरी पे? चलो b दूरी पे, यहां से यहां तक कितनी दूरी है? b, स्मॉल b। इस दूरी पे एक along a particular direction b दूरी पे, किससे? x एक्सिस से। तो इसका मतलब है कि x एक्सिस किसके पकड़ पैरेलल कमी स्पीड सान v स्पीड सान। चलो यह तमिस क्या स्पीड आ सकल v, कांस्टेंट स्पीड है, याद रखना। तो इस बॉडी का मास सपोज m है। कितना है? m। और ये कितनी दूरी पे है? कहां से? फ्रॉम द x एक्सिस b की दूरी पे। तो आपने क्या करना है? आपने मुझे बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए। क्या निकालिए? एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के मुताबिक होता है, किसी ऑरिजिन के या सेंटर के मुताबिक होता है। इस ऑरिजिन के मुताबिक, इस O के मुताबिक आप मुझे बताइए कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। मगर कब? एट एनी इंस्टेंट t, किसी t टाइम पे। याद रखना मेरी बात। तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालिए विद एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन O एट इंस्टेंट, किस समय पे? टी टाइम पे। किस टाइम पे? टी टाइम पे। तो इसका जो मास है वो कितना है? वो मैं स्मॉल m मानता हूं। और इसकी जो कांस्टेंट स्पीड है, जिस कांस्टेंट स्पीड के साथ ये जा रहा है, सपोज वो v है ना। तो ये जो b डिस्टेंस पे यपाई along a particular direction parallel छी कमिस पकन x एक्सिस बसे अपन ये क्या टाइम t गैस, पता क्या है वो कौन सा टाइम है? t निकालना है। इस t टाइम पे आप मुझे बताइए कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इसके मुताबिक आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम आपको पता है किसके बराबर होता है। तो फटाफट आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इट इज r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। सही बात। तो आपको पता है कि इसकी स्पीड कितनी है? v है।
आर गेटिंग मी? मगर इसकी जो स्पीड v है, मगर ये कुकुन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आई कैप आप इसको वेक्टर बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, आपको इसका वेलोसिटी पता, इसका मास पता, तो इसका मोमेंटम पता। तो मोमेंटम वेक्टर आपको पता चला। आपने क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर। मगर कब? आपने पोजीशन वेक्टर एट टाइम t निकालना है। याद रखना मेरी बात, t टाइमस पे पोजीशन वेक्टर छाड़ूं, क्योंकि हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर और p वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपको पोजीशन वेक्टर जहां से निकला वहीं से उसी के मुताबिक आपको वो क्या देगा? एंगुलर मोमेंटम देगा। ठीक है, तो जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो यहां पर देखिए, तो एन वेक्टर जो निकलेगा वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो पी वेक्टर किसके बराबर होगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास m है, तो वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी v नहीं है, v स्पीड है। तो स्पीड, तो डायरेक्शन कितनी है? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो vi। अब ये वेक्टर बना क्योंकि मैंने आई कैप इसके साथ डाला, ठीक है, इशू टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस दबा। तो ये क्या बने हुए मिस? ये बने हुए मिस मोमेंटम वेक्टर। मोमेंटम ने क्या? मोमेंटम वेक्टर, क्योंकि ये स्पीड है, ये मास है, ये डायरेक्शन है। तो ये अब वेलोसिटी बनी और ये मास बना, तो वो आपको मोमेंटम देगा। तो इतना हो गया। अब हमने क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर, मगर किस टाइम पे? टी टाइम पे। चलो मैं यहां पर एक काम करता हूं, चलो यम सा टी टाइम को योस वोतमुत युद्धसी पार्टिकल कोता टाइम को टी टाइम एट टी टाइम सपोज द पार्टिकल हैज रीच्ड दिस पॉइंट वन तो मैं एमिस कोता है एम साथ पोजीशन वेक्टर टाइम कोता गो टी टाइम, तो यह एमिस पोजीशन वेक्टर, ये गो एमिस आर वेक्टर, यही निकालना है हमें। तो आपको पता है कि इसको कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि ये आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वेक्टर, एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। अरे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, समझ में आया? तो अब हमें पता है कि ये आर वेक्टर जो होगा ये एक्स आई कैप होगा प्लस वाई जे कैप होगा, क्योंकि आपको पता है कि यह आर वेक्टर कंपोनेंट आखिर एक्स कंपोनेंट ये होता, ब्याक्चुस वाई कंपोनेंट ये होता, मगर वाई कंपोनेंट पाई सुच बी, क्योंकि बी है पैरेलल जा रहा है इसके, तो योथस क्या है ये बी। तो इसका ये जो आर वेक्टर है इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट प्लस इसका वाई कंपोनेंट, ठीक है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर वेक्टर जो निकलेगा इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स कंपोनेंट ये है, वो नहीं पता, चलो एक्स ही लिखते हैं, प्लस वाई कंपोनेंट कितना है? वाई कंपोनेंट इसका बी है, तो बी जे कैप आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स, हमने ये एक्स निकालना है, मगर ये पार्टिकल तो इसका मतलब कि चलो बमान एक्स, वो एक्स हमें निकालना है, मगर टाइम को तो टी, मगर अपर क्या स्पीड वी। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बताइए स्पीड क्या थी यहां से इस डायरेक्शन में? तो वो v थी। तो कितना टाइम लगा? t टाइम। जब t टाइम लगा तो ये यहां पे पहुंचा, तो v इंटू टी आपको x देगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस। समझ में आया? ठीक है, डिस्टेंस ही छना है छाड़े, क्योंकि x डिस्टेंस, ये x को जिसका t टाइम इसमें तेली वो थी तो x नियरेस्ट बराबर डिस्टेंस नियरेस्ट बराबर स्पीड इंटू टाइम vt। तो x बदले क्या लिखेंगे? vt। तो यहां पर r वेक्टर जो मिलेगा आपको, x के बदले क्या लिखेंगे? vt आई कैप प्लस बी जे कैप। आप बोलेंगे कि सर जे कैप पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि पॉजिटिव में बी है और पॉजिटिव में एक्स है। तो यहां पर एल वेक्टर जो आपको आ जाएगा वो आर वेक्टर है, तो वो कितना है? वी टी आई कैप प्लस बी जे कैप। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा किसके साथ? एम वी आई कैप के साथ। समझ में आया? तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, तो इसको इसके साथ पहले क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। इधर आई कैप है तो इधर आई कैप है, तो आपको पता है कि दोनों पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसका मतलब कि इसके साथ नहीं हो जाएगा। तो एल वेक्टर अब किसके बराबर होगा? तो हो गया पहले 0 इसके साथ, ठीक है। अब यूस एम वी आई कैप एम स्क्वायर में गोड़ ये में से क्या जोड़ते हैं? आई कैप क्रॉस आई कैप गो 0, दैट इज बाय ये बने 0। एम पद के में से करो प्लस, एम पद को बी जोड़ गो एम वी, तो बी एम वी। एम पद जे जोड़ च आई, तो ये मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप क्रॉस आई कैप। समझ में आया? या बने 0 बड़े, तो एल वेक्टर जो निकलेगा आपको वो बी एम वी निकलेगा। कितना? बी एम वी। व्हाट इज जे कैप क्रॉस आई कैप? आपको पता है कि अगर ऑर्डर फॉलो करेंगे तो अगला यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर
ऑर्डर के उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होता है, मगर जे कैप क्रॉस आई कैप ये उल्टा जा रहा है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या देगा, के कैप, मगर जे कैप क्रॉस आई कैप आपको माइनस के कैप देगा, तो इसका मतलब है कि माइनस के कैप। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, ये है इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू दी ऑरिजिन। कितना निकला, माइनस बी एम वी के कैप। बी भी आपको पता है, वो तो पता ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एम मास ऑफ द पार्टिकल, वी स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये तीनों पता है। के कैप्स के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका नेगेटिव ले लो तो आपको एंगुलर मोमेंटम देगा। समझ में आया? तो ये चीज मैंने आपको एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी थी। तो अब इसके बाद अगले लेक्चर्स आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।